हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। मुझे पता है टेंशन का माहौल है, एग्ज़ाम आपके बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, लेकिन आप सबको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर आप है ना प्लीज़ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाएं। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक में से क्या किया मैंने, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ना वो उठा लिए, ताकि आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी जाए। ताकि उससे क्या होगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस चैप्टर से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से जो आपके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ना, आज मैं आपको वो एमसीक्यूज कराऊंगा। तो आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम है गौरव और मैं आपके लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस की वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उससे क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं हम चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। मैंने इन टॉपिक में से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उठा रखे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो टोटल मैंने आपके 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं इस चैप्टर में से, जिसमें से 10 क्वेश्चन इजी हैं और 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो आप है ना इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ आप सोल्व करना। मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपको मोर देन 16 क्वेश्चंस के आंसर पता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से आपको और तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ 12 से 16 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाते हो, इसका मतलब है कि आपकी इस चैप्टर की सिर्फ एवरेज तैयारी है, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 12 क्वेश्चंस भी सोल्व नहीं कर पाते हो तो समझ जाना कि भाई आपकी अच्छी तैयारी नहीं है और आपको इस चैप्टर की तैयारी करनी पड़ेगी। स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट हम करते हैं इजी क्वेश्चन से। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। तो आपके दो एंजाइम होते हैं पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो पूछा गया है कि जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है वो कहां से सीक्रेट होते हैं। सीक्रेट का मतलब होता है कि आपकी ये जो एंजाइम है कहां से निकलते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो प्लीज बताइए मुझे कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। मैं आपको आंसर बताता हूं, आप ना वीडियो को पॉज करके आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो जो आपका पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन है ना, वो आपका स्टमक एंड पेनक्रियाज से रिलीज होता है। यानी कि स्टमक में आपका पेप्सिन बनता है, पेनक्रियाज में आपका ट्रिप्सिन बनता है। और ये दोनों जो एंजाइम है ये आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन। एंजाइम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे, उसे बोलते हैं एंजाइम। तो ये दोनों जो एंजाइम है ये दोनों मिलके प्रोटीन को तोड़ते हैं। क्लियर। और जो प्रोटीन होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, उसको है ना एंजाइम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं जिससे वो चीज इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो आपका ये पहला एमसीक्यू था। अब चलते हैं दूसरे एमसीक्यू की तरफ। तो दूसरे एमसीक्यू में क्या बोला गया है, द एंजाइम्स कंटेन्ड इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। तो बोला गया है कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं तो वो किस चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो आपके पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को भी, फैट्स को भी और कार्बोहाइड्रेट, तीनों चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हु हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब क्या है, देखो आपको पता है आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है क्योंकि वो चीज़ हमें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। लेकिन जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके पेट को जला के वो बाहर आ सकता है। जैसे आपको पता है ना जो तेजाब होता है, तेजाब को बोलते हैं इंग्लिश में सल्फरिक एसिड, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी तेजाब जितना ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी हमारे पेट को वो जला के बाहर क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे पेट के अंदर एक लाइनिंग होती है। यानी कि हमारा जो पेट है उसके बाउंड्री पे कुछ ना कुछ चीज़ लगी होती है जो कि हमारे पेट को जलने से बचाती है। अब देखो ऑप्शन है आपके चार, म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड बाइल।
अब पेप्सिन और ट्रिप्सिन तो वो तो एंजाइम है, तो वो तो हेल्प कर नहीं सकते, क्योंकि एंजाइम का सिर्फ एक ही काम होता है, किसी चीज़ को तोड़ना। अब जो बाइल होता है वो भी एक जूस है, बाइल जूस, जो कि लीवर सिक्रेट करता है, वो भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो बच क्या गया आपका म्यूकस। यस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो म्यूकस है। तो म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक कवर होता है जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। आइए चीज समझ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ना काफी बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को है ना याद रखना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग मसल्स आफ्टर रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। यस, देखो जब भी आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो या ज़्यादा भागते हो, कोई भी ऐसा चीज़ करते हो, जैसे वर्कआउट करते हो, जिम में करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप डंबल उठाते हो, देखो 2-3 बार डंबल उठाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ज़्यादा बार डंबल उठाओगे ना तो आपकी मसल्स के अंदर पेन होने लग जाएगा। सेम उसी तरीके से जब आप थोड़ा सा भागोगे तो कोई भी आपकी बॉडी में पेन नहीं होगा, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा दूर तक भागते ही जा रहे हो, भागते ही जा रहे हो, तो आपके पैर दर्द करने लग जाएंगे, आपके जो पैरों की मसल्स है वो आपको पेन करने लग जाएगी। तो वो पेन होता तो है, लेकिन क्यों होता है वो आपको बताना है। तो वो हमारा पेन क्यों होता है? पेन होता है ड्यू टू ऑप्शन डी, जो कि है लैक्टिक एसिड। देखो जब हम भागते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, सांस तो हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन जब हम भागते हैं तब हमारा जो सांस होता है ना, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कहते नहीं है कि ज़्यादा भागेगा तो सांस चढ़ जाएंगे, यानी कि हम थोड़े फास्ट सांस लेने लग जाते हैं, क्योंकि जब हम भागते हैं यानी कि एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन एक ऐसी लिमिट आ जाती है जब हम वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन हमें कम मिल रही है, तो उस टाइम हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी ऑक्सीजन का यूज करते हुए लैक्टिक एसिड बनाती है। और ये कब बनाती है? जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हो रही हो। क्लियर? तो जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होती है तब हमारी बॉडी एनर्जी बनाने के लिए, ताकि हमारी बॉडी ज़्यादा थके ना, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, लैक्टिक एसिड बनाती है। और जब भी लैक्टिक एसिड बनता है तो उसका कुछ फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फायदा तो ये होता है कि हमारी बॉडी जल्दी से थकती नहीं है ना, हम मतलब थकावट में भी ज़्यादा देर काम कर पाते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि हमारी बॉडी में ना थोड़ी सी मसल्स पेन होने लग जाती है। इसीलिए भागते टाइम हम वर्कआउट करते हैं जिससे हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाता इतना जितना हम वर्कआउट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। उसकी वजह से बॉडी हमारी लैक्टिक एसिड बनाती है, और जब भी लैक्टिक एसिड बनेगा तब हमारी बॉडी के अंदर मसल्स पेन करेंगी। आया आपको ये क्वेश्चन समझ? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी? तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो क्या है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे हाथ है, पैर है, सर है, लेकिन जो हमारे हाथ पैर सर है ना, ये कोई ग्लैंड नहीं है, ये हमारे ऑर्गन है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्लैंड बताओ। तो ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? किडनी, लीवर, एंडोक्राइन एंड स्टमक। तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा ग्लैंड है? तो वो होता है आपका लीवर, ऑप्शन नंबर बी। तो लीवर जो है वो आपकी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और ये आपका येलो कलर में मिलता है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेन विच ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट इज नोन एज। तो वो कौन सी वेन है जो हमारी लंग्स से हार्ट तक क्लीन ब्लड लेके आती है? तो वो कौन सी वेन है? तो देखो आपको पता है यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन के पीछे वेन लिखा हुआ है, यानी कि या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो वो कौन सी वेन होती है जो आपका प्योर ब्लड लेके आती है लंग्स से हार्ट की तरफ? वो है आपकी पल्मोनरी वेन, ऑप्शन ए। तो ये आपकी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड को लंग्स से लेके हार्ट तक ट्रांसफर करती है। क्लियर? तो वो कौन सी है? आपकी पल्मोनरी वेन। याद रखना ये चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज है इन चार ऑप्शन में से जो हमारे ब्लड को क्लीन करने में हेल्प करती है? तो वो कौन सी चीज है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है डायलिसिस। और ये एक ऐसा प्रोसीजर है या प्रोसेस बोल सकते हो आप इसको, कि इसमें क्या करते हैं, जो ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज है, यानी कि कोई भी अनवांटेड चीजें हैं, उसको हटा के
और प्योर ब्लड को वापस अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। और आपने सुना होगा कि जिन लोगों की किडनी नहीं होती ना, वैसे आपकी बॉडी में 2 किडनी होती है और इंसान एक किडनी से भी जिंदा रह सकता है। लेकिन कई केस में क्या होता है, इंसानों की ना किडनी खराब हो जाती है और उस केस में दोनों किडनी आपको निकालनी पड़ती है और उसको बोलते हैं किडनी फेल होना। जब किडनी फेल हो जाती है यानी कि वो ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाती, तब क्या करते हैं, तब उसकी दोनों किडनी को निकाल लिया जाता है। और जब दोनों किडनी को निकाल लोगे तो ब्लड तो उसका प्योरीफाई होगा नहीं, इसलिए उस केस में क्या करते हैं, उस इंसान का डायलिसिस किया जाता है हर दिन और उसका जो भी ब्लड होता है उसको प्योरीफाई कर किया जाता है। उस केस में क्या होता है, वो इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन वो चल फिर नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कोई भी कहते हैं ना कि पथरी हो गई, उसकी किडनी स्टोन है, तो वो नहीं होगा, उससे आपकी किडनी फेल भी नहीं होगी। तो इसलिए प्लीज़ आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपकी किडनी फेल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज। यूनिट का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी चीज जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो आपका किडनी वगैरह है, जो आपकी बॉडी को में से जो भी अनवांटेड चीजें होती है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी यूनिट यानी कि कौन सी ऐसी सबसे छोटी चीज है जो कि आपकी बॉडी में से एक्सक्रीशन का काम करती है, तो वो होती है आपकी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो वो है आपका ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ही एक ऐसी सबसे छोटी चीज है जो कि किडनी के अंदर मिलती है। और ये ना एक ऐसे नहीं है कि एक दो है, ये ना लाखों करोड़ों होती है। जैसे आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से, जैसे आपकी जो छल्ली होती है जिससे आप आटा वगैरह छानते हो, है ना, तो उस पूरी छल्ली को क्या बोलते हो, छल्ली बोलते हो। उसी तरीके से आपकी जो किडनी है वो एक तरीके की छल्ली है, लेकिन एक्चुअली ना छल्ली किसी चीज को नहीं छान रही। छल्ली के अंदर जो आपके प्लास्टिक के जो तार होते हैं, हो सकता है आपकी छल्ली में लोहे के तार हो, तो जो तार होते हैं ना उनसे चीजें छनती है ना। उसी तरीके से जो किडनी होती है ना वो नहीं छानती। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन पाई जाती है छोटी छोटी, वो उस ब्लड को प्योरीफाई करती है। इसलिए यूनिट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी चीज। तो यूनिट में क्या आएगा, नेफ्रॉन आएगा। क्लियर, जब सबसे छोटी चीज पूछी जाए तो नेफ्रॉन बोलोगे, अगर छोटी चीज ना पूछी जाए तो आप किडनी बोलोगे। क्लियर, इस क्वेश्चन में यूनिट बोला गया था इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट नेफ्रॉन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोडक्ट यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो इनमें से कौन सा बनता है, तो आपको बताना है। तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उसमें आपका जब ऑक्सीजन नहीं होता ना, तो प्लांट क्या करते हैं, फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। क्लियर, तो जो प्लांट होता है जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो अपनी जो उसने फूड बनाया है, ग्लूकोज वगैरह बनाया है, उसको वो तोड़ना स्टार्ट कर देता है छोटी छोटी चीज़ों में। तो वो ग्लूकोज को 3 चीज़ों में तोड़ता है, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी में। क्लियर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी आपसे अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन पूछे तो ये इक्वेशन आप लिख देना। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की ये इक्वेशन है। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। ओके, अब देखो आपकी एक फूड पाइप होती है जिसे आप ओसोफेगस भी बोलते हो। तो जब आप कोई खाना खाते हो तो वो खाना आपका गले की हेल्प से यानी कि फूड पाइप के अंदर होते हुए आपके पेट तक जाता है ना। तो आपकी जो फूड पाइप है वो कैसी मूवमेंट दिखाती है, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको अभी देखो ऑप्शन बता देता हूँ। उस मूवमेंट को बोलते हैं आपकी सी ऑप्शन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक्चुअली इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। उसमें क्या होता है, जब आप खाना डाल देते हो ना तो आप क्या करते हो, गटकते हो उस खाने को, है ना, यानी कि नीचे भेजते हो। तो आप भेजते हो तो आपका ना गला हिलता है। कभी भी आप जब पानी पी के देखना, कभी भी ट्राई मार के देखना, आप जब पानी पियोगे ना तो आप उस पानी को गटकोगे यानी कि अपने पेट के अंदर भेजने की कोशिश करोगी। तो वो हेल्प कौन करेगी, आपकी फूड पाइप हेल्प करेगी।
तो वो फूड पाइप आपका गला हिलेगा, यानी कि गले के अंदर जो फूड पाइप है वो हिल रही है। और वो फूड पाइप किस तरीके से हिलती है, वो क्या करती है, खाने को ना नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। तो वो ऊपर से तो बंद हो जाएगी, ठीक है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो वो ऊपर से तो बंद हो जाएगी लेकिन नीचे से चौड़ी हो जाएगी, ताकि जो ग्रेविटी है उस खाने को नीचे की तरफ खींचे और वो खाना वापिस ऊपर ना आए। तो कभी भी देखना, जब आप खाना खाते हो तो वापिस आप पेट से अपने मुंह में तो ला नहीं सकते, जैसे जानवर वगैरह कर लेते हैं, जैसे गाय भैंस करती नहीं है जुगाड़ी, तो उनके अंदर ये फंक्शन होता है, फंक्शन तो नहीं है, उनके अंदर मतलब एक प्रॉपर्टी होती है उनकी फूड पाइप में कि वो अपने पेट से वापस खाने को अपने मुंह में लेके आ सकती है। लेकिन इंसानों में ये प्रॉपर्टी नहीं है। इंसानों की जो फूड पाइप है वो लॉक हो जाती है ऊपर से और नीचे से खुल जाती है। तो उस खाने का जो रास्ता होता है वो सिर्फ एक ही रास्ता होता है, नीचे की तरफ जाना, यानी कि पेट की तरफ जाना। और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर, इस मूवमेंट का नाम है ये, ऊपर से बंद हो जाना, नीचे से खुल जाना। ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया तो और फिर ऊपर से और बंद हो जाएगी और नीचे से और खुलती जाएगी, तो उस खाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, नीचे जाना। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये तो थे आपके 10 इजी क्वेश्चंस और होप करता हूं ये तो आपको इजी लगे भी होंगे। इसके बाद आपके 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे और देखते हैं कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हो। तो पहला आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है, विच इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोगुलेशन इन ए कट और वाउंड। अब एक्चुअली क्या बोला गया है, देखो आप गिर जाते हो, मान लो आप गिर गए रोड पे के ऊपर, ठीक है, आपके घुटने में चोट लग गई, आपके खून आएगा, लेकिन खून ऐसे तो थोड़ी है कि आपकी पूरी बॉडी का खून उस घुटने से निकल जाएगा बाहर, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। थोड़ा सा खून निकलता है और वो खून रुक जाता है ना, आपने देखा होगा कि वहां पे ना खून जम जाता है। क्लियर। तो खून क्या होता है, वहां पे आके जम जाता है और उस मतलब और ज्यादा खून बहने से रोकता है, क्योंकि जब भी किसी इंसान का ज्यादा खून बह जाता है ना किसी एक्सीडेंट में या किसी चोट लगने से, तो वो उस इंसान की मौत भी हो सकती है खून की कमी से। तो आपकी बॉडी ऐसा होने नहीं देती, इसलिए आपकी बॉडी क्या करती है, कुछ ना कुछ उस वाउंड के ऊपर या उस कट के ऊपर लगा देती है। उससे क्या होता है, आपका जो खून है वो बहना बंद हो जाता है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपके कट के ऊपर आके जम जाती है और ज्यादा एक्स्ट्रा खून को बहने से रोकती है। तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। और ये आपकी येलो कलर की पाई जाती है और ये आपके खून के अंदर ही पाई जाती है। और आपने इसका नाम भी सुना होगा, जैसे किसी इंसान को अगर कोई डेंगू वगैरह हो जाए, है ना, तो बोलते नहीं उसका टेस्ट होता है कि यार इसकी प्लेटलेट्स गिर गई है, यानी कि इसमें इसके जो खून की में जो प्लेटलेट्स होती है, जैसे कईयों में 1.5 लाख होती है, कईयों में 2 लाख होती है, 2 लाख से भी ज़्यादा होती है, तो इनको है ना ऐसे काउंट किया जाता है। तो आपकी खून के अंदर पाई जाती है और ये किस में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है कि आपकी बॉडी में से ज़्यादा खून ना बहे। तो जब आपके बॉडी में से खून कट लग जाता है, आपका खून बाहर आता है ना, तो ये क्या करती है, उस वाउंड के आप ऊपर आके ये चिपक जाती है और उस खून को थोड़ा गाढ़ा कर लेती है और उस रास्ते को रोक देती है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी का और खून एक्स्ट्रा बह नहीं पाता। क्लियर। कौन सी चीज है वो है आपकी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय ए नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स कॉल्ड। तो आर्टरीज और वेन्स जहां पे जाके मिलती है, और वो जहां पे भी मिलती है वहां पे बिल्कुल छोटी छोटी, नैरो मतलब पतली पतली ट्यूब्स पाई जाती है। उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी कैपिलरीज। तो जहां पे आपकी आर्टरीज और वेन्स मिलती है, उन दोनों को जहां पे मतलब वो दोनों मिलती है ना, उस जगह को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। और जो कैपिलरीज होती है वो बहुत ही पतली होती है, आर्टरीज और वेन्स तो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन कैपिलरीज बहुत ही ज्यादा पतली होती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो आपका जो ऑटोट्रोफिक क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई भी चीज खुद ही अपना खाना बनाती हो। जैसे इंसान होते हैं वो तो खुद का खाना बनाते नहीं, वो क्या करते हैं, या तो किसी जानवर को मार के खाते हैं या किसी पेड़ से जैसे सब्जी वगैरह ले ली या फ्रूट्स वगैरह ले लिए, वो चीज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ही खाना बनाते हैं, वो सिर्फ कुक करते हैं खाने को। ठीक है, वो रॉ मटेरियल नहीं बनाते, यानी कि कच्चा माल वो नहीं बनाते। तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जब कोई भी चीज खुद अपना खाना बनाती है, तो उसको खाना बनाते टाइम कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है,
तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसको सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो भी इस ऑप्शन में दे रखे हैं, यानी कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन चारों की चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है जो आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें ही पाया जाता है, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है जो कि वो एयर से ले लेते हैं। प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है, जब हम गमले में पानी डालते हैं ना तो पानी भी देते हैं। क्लोरोफिल उनके पत्तों के अंदर होता है जिसकी वजह से वो पत्ते ग्रीन दिखते हैं, और सनलाइट उनको सन से मिल जाती है। तो इन चारों चीज़ों की वजह से ही प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना पाते हैं। क्लियर? तो इंसानों के पास तो ये क्लोरोफिल तो है ही नहीं, इसलिए इंसान खुद अपना खाना नहीं बना पाते, इसलिए वो अपने खाने को प्लांट से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट इन। तो आपको पता है कि जो डाइजेशन वाला प्रोसेस होता है, जनरली बच्चे सोचते हैं कि जो डाइजेशन होता है ना वो हमारे पेट में जाके होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, और मुंह को क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी, बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअली जो डाइजेशन है वो आपके मुंह से, यानी कि बक्कल कैविटी, कैविटी का मतलब होता है खोखलापन, ठीक है? तो आपका मुंह अंदर से थोथा है, थोथा मतलब खोखला है अंदर से, है ना? तो हम अंदर जब खाने को रखते हैं मुंह के अंदर, तो हम अपने दांतों से उस खाने को चबाते हैं, यानी कि डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुंह के अंदर एंजाइम भी होते हैं, है ना? थूक नहीं होता, थूक, उसको एंजाइम बोलते हैं। क्लियर? कौन सा एंजाइम बोलते हैं? सलाइवरी बोलते हैं, जिसको सलाइवा नहीं बोलते, सलाइवा को हिंदी में थूक बोलते हैं। और वो थूक क्या करता है? उस खाने को डाइजेस्ट करता है। दांत हमारे उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, और मुंह को साइंस की भाषा में बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्लियर? तो आपको ना कई बच्चों को गलत फहमी होती है कि हमारा जो डाइजेशन है वो पेट से स्टार्ट होता है। पेट से स्टार्ट नहीं होता, वो हमारे बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी सबसे लंबी छोटी इंटेस्टाइन है। तो वो किसकी होती है? वो होती है हर्बीवोर की। हर्बीवोर क्या कौन होते हैं? जो कि जैसे आपका घास फूस खाते हैं, जैसे आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना वो बहुत ही लंबी होती है, कई मीटर तक होती है। क्यों इनकी लंबी होती है? क्योंकि ये घास फूस खाते हैं, और घास फूस के अंदर होता है सेलुलोस। जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी तरीके से जो घास फूस होता है उसके अंदर सेलुलोस होता है। जो सेलुलोस होता है ना उसको पचाना, डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करना काफ़ी आसान है। इसलिए हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन गाय भैंस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, क्योंकि जो सेलुलोस है उसको डाइजेस्ट करना बहुत ही बड़ा और मुश्किल टास्क है। इसलिए भगवान ने उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ी सी बड़ी बनाई है। क्लियर? तो हर्बीवोर हो जाएंगे वो जानवर या इंसान जो सिर्फ घास फूस खाते हैं। इंसान तो खैर खाते नहीं, तो ये सिर्फ जानवर होते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से चीज का पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है? तो पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइटिक एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी चीज दूसरे से अपना खाना लेती है। जैसे आपको पता है जुएं नहीं होती, जुएं जैसे बालों में जुएं नहीं आ जाती। अब जुएं क्या करती है? वो अपना ना खुद खाना नहीं बनाती, वो क्या करती है? हमारी बॉडी में से खून चूसती है। जैसे जोक होती है, जोक देखी होगी आपने, सर्दियों में रोड के ऊपर मिलती है आपको जोक, वो भी आपकी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन दिखाती है। उसमें क्या होता है? जैसे हम अपना खाना खाते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उससे हमारा खून बनता है, हमने सारी मेहनत हमारी बॉडी ने की। लेकिन जो आपकी जो जुएं हैं, लीच बोलते हैं इंग्लिश में, जुएं क्या करेगी? हमारी बॉडी से उस खून को निकाल लेगी, यानी कि उसने अपना बना बनाया खाना ले लिया। तो उसे बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसी चीज है जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना नहीं बनाता है, ये दूसरों से खाना चोरी करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय।
तो आपको पता है ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। तो बीपी को मापने की एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है स्फाइगो स्फाइग्नो, यार मैं भी कंफ्यूज हो गया, स्फाइग्मोमेनोमीटर, ठीक है, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। और आपने देखा भी होगा डॉक्टर के पास अगर किसी की फैमिली में किसी का ब्लड प्रेशर अगर मेजर हुआ होगा तो डॉक्टर क्या करता है, आपके ना ऐसे बाजू पे मतलब बाइसेप्स पे ये एक लपेट देता है, कपड़ा सा होता है, इसको लपेट देता है और हाथ में ना एक इसके बैलून टाइप की चीज़ होती है, उसको दबाता है, प्रेस करता है। और उसका जो क्या कहते हैं रेटिंग होती है ना, नंबरिंग, वो ऊपर नीचे होती है और वो बताती है कि इस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा है या कम है। बोलते नहीं कि इसका बीपी हाई हो गया, इसका बीपी लो हो गया, है ना। बीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लड प्रेशर। तो किसी का अगर बीपी लो हो जाता है ना, उसका मतलब क्या है कि उसको थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन वगैरह हो जाती है, तो बीपी लो हो जाता है। और अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसका बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है। बोलते नहीं है कि क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों अपना बीपी बढ़ा रहा है ना। तो गुस्सा करने से ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है। क्लियर। तो किस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया जाता है, स्फाइगोमोमेनोमीटर, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ। तो ट्रैकिया आपका किस चीज का बना होता है। ट्रैकिया ना तो हड्डियों का बना होता है, ना तो टेंडन से बना होता है। ट्रैकिया आपका ऑप्शन नंबर बी कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। कार्टिलेज ही एक ऐसी चीज होती है जो मसल और बोन की तरह ही होती है, उसी से आपका ट्रैकिया बना होता है। क्लियर। आइए चीज समझ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स थ्रू। देखो हम अपनी सांस लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं, है ना। जो मछलियाँ होती है वो सांस कहाँ से लेती है, वो अपने गिल से सांस लेती है। लेकिन जो कॉकरोच होते हैं ना, उनके नाक नहीं होता, ना उनके गिल्स होते। तो कॉकरोच सांस कहाँ से लेते हैं, तो कॉकरोच स्पायरिकल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से सांस लेते हैं, स्पायरिकल्स। स्पायरिकल्स क्या होता है, स्पायरिकल्स आप अगर किसी कॉकरोच को देखोगे, खैर देखना मत, मेरे को तो बहुत डर लगता है कॉकरोच वगैरह से। तो कॉकरोच की अगर आप देखोगे ना, नोटिस करोगे, कॉकरोच की बॉडी के ऊपर है ना छोटे छोटे छेद बने होते हैं, और उन छेदों से वो अपनी बॉडी के अंदर एयर लेता है और उससे ऑक्सीजन लेता है। क्लियर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो आपका कॉकरोच होता है वो अपनी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे सांस लेता है। क्लियर। और उनको क्या बोलते हैं, छेदों को स्पायरिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए थ्री चैम्बर्ड हार्ट। यानी कि देखो अब जो हमारा हार्ट है, इंसानों का जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो चार चैम्बर होते हैं, यानी कि उसके अंदर चार पार्ट होते हैं। लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके सिर्फ तीन पार्ट है, तीन चैम्बर है। चैम्बर का मतलब होता है जगहें। अगर आपने देखा होगा जब आप ट्रेन के अंदर बैठते हो तो बोलते नहीं है कि आपकी सीट उस चैम्बर में है ना। तो उसी तरीके से हमारे इंसानों के चार चैम्बर होते हैं। वेंट्रिकल हो गया, या फिर आपका आर्ट्रियम हो गया, एक लेफ्ट वेंट्रिकल एक राइट वेंट्रिकल, दो तो ये हो गए, एक लेफ्ट आर्ट्रियम एक राइट आर्ट्रियम, दो ये हो गए, तो टोटल चार हो गए। लेकिन आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसी चीज है जिसके सिर्फ तीन चैम्बर होते हैं। तो वो कौन सी चीज है, वो है आपकी लिजर्ड, यानी कि छिपकली। तो छिपकली का जो दिल होता है उसमें सिर्फ तीन चैम्बर होते हैं। क्लियर। और जो आपकी मछली है, फिश है, उसके दो चैम्बर होते हैं। इंसानों के चार चैम्बर होते हैं। याद रखना ये चीज काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके यहाँ पे 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, आज मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराए। तो आपको चेक करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। अगर आपको मोर देन 16 क्वेश्चन आपके ठीक है तो समझ जाना कि आपने बढ़िया तैयारी कर रखी है इस चैप्टर की। अगर आपके 12 से 16 के बीच में ठीक मिले हैं, उसका मतलब है कि आपने ठीक ठाक एवरेज तैयारी कर रखी है। अगर आपके 12 भी ठीक नहीं होते, 12 से कम ठीक है, तो समझ जाना कि भाई आपने अच्छी तैयारी नहीं कर रखी है और आपको एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। और इस टाइम में तो और भी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टाइम है ये बिल्कुल एग्जाम्स का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। ये वो क्वेश्चन थे जो आज तक जितने भी आपके एग्जाम हुए उनके अंदर बार बार पूछे जा रहे थे। तो कम से कम आपको इन क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए उठाए थे और उनके लिए वीडियो बनाई है। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मुझे आप बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई डाउट वगैरह हो ना तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे ना काफ़ी बच्चे मेरे से डाउट वगैरह पूछते हैं और मैं उनके डाउट सॉल्व भी करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।